तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, बीएड बीटीसी मामले की सुनवाई जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज लगातार 12 जनवरी 2023 को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी रही। तो सबके मन में एक यही इच्छा है, एक यही क्यूरियोसिटी है कि क्या कुछ हुआ कोर्ट के अंदर और आज की बहस का लबोलबाब या कहें कि नतीजा या रिजल्ट क्या रहा और मामला किस तरफ जा रहा है, क्या फाइनल लीडर आने में अभी और समय लगेगा क्या। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि जब मामला अब रिटन जो बहस है, लिखित बहस जमा करने तक आ गया है, तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अब इस केस में क्या कुछ बचा है। रिटन लिखित में बहस क्यों जमा की जाती है वो सबको पता है, क्योंकि ये आखिरी एक सुनवाई का जो प्रोसीडिंग का जो एक तरीका है वो आखिरी पड़ाव होता है जब दोनों पक्षों से या जितने भी पक्षों उनसे लिखित रूप में अपनी बहस मांगी जाती है कि आप लिखित रूप में इसको सबमिट कर दीजिए। तो वो चीज़ आ चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि अब ये मामला और ज़्यादा लंबा खींचने वाला तो कतई नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, मेनली दो चीज़ें आज हुई और इन दोनों चीज़ों पे आज हम लोग बारी बारी से बातचीत करेंगे। सबसे पहली चीज़, जो केंद्र बिंदु एक हम लोग मान के चल रहे थे वो आज यही हुआ और ये मामला जो है अब केंद्र बनाम राज्य का ये बन चुका है और इसी तरह का माहौल, इसी तरह का एटमॉस्फेयर देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे मिला। चाहे पीएस पटवालिया हो या फिर ऐश्वर्या भाटी हो, इन्होंने एनसीटीई के तमाम जो रूल रेगुलेशन हैं इनका हवाला दिया और बात आके टिक गई कि क्या अधिसूचना जो 28 जून 2018 को जो अधिसूचना एनसीटीई की तरफ से जारी की गई थी, वो अधिसूचना जो निर्धारित प्रक्रिया है जारी करने की उसके तहत की गई थी या फिर नहीं की गई थी। बात इसी पे आके टिक गई थी। बारी बारी से बीटीसी का भी हम चीज़ें बताएंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा। तो बात इस पे आके टिक गई कि जो अधिसूचना जारी की गई थी वो वास्तव में अधिसूचना जारी करने के लिए जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार ये अधिसूचना जारी की गई थी या फिर नहीं की गई थी। इस पे पीएस पटवालिया महोदय ने काफ़ी अच्छी तरह से अपनी बातें रखी है और कोर्ट को ये बताया है कि जो एक निर्धारित जो एक फिक्स प्रोसीजर है उसी के अंतर्गत ये अधिसूचना लाई गई थी। एक बात। अब दूसरी चीज़ है, उन्होंने वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की थी कि चाहे सभी राज्यों के सेक्रेटरी हों, उनकी कई दौर की मीटिंग के बाद इस अधिसूचना को प्रकाशित किया गया था। हम सभी जानते हैं कि जो एनसीटीई एक्ट है, मैंने कल भी इसकी चर्चा की थी कि जो एनसीटीई एक्ट 1993 की धारा 29 में ये है कि जब केंद्र से यानी एमएचआरडी से, शिक्षा मंत्रालय से यदि कोई लिखित में इनको सूचना मिलती है तभी ये इस पे कार्रवाई कर सकते हैं। तो उन्होंने कुल मिला जुला के ये बता दिया कि हाँ, ये जो अधिसूचना निकाली गई थी इसमें जो भी प्रोसीजर होते हैं उसका पूरी तरह से पालन किया गया था। तो ये बात तो ठीक है, सेटल हो गई। दूसरी बात यह है कि इसी अधिसूचना के आधार पे बहुत से बच्चे जो बीटीसी या फिर डीएलएड, बीएसटीसी जो कुछ भी जहां जिस नाम से जाना जाता हो वो कर सकते थे, लेकिन इस अधिसूचना को ध्यान में रख करके उन्होंने बीएड कर लिया। तो ये बात मैं पहले भी कह रहा था दोस्तों कि चूंकि नियम एनसीटीई ने बनाए, केंद्र सरकार ने बनाए, तो इसमें बच्चों की क्या गलती है, इसकी सजा बच्चों को क्यों मिले। और वही बात यहाँ पे आके उठ गई। पीएस पटवालिया महोदय ने बहुत ही जोरदार तरीके से इस बात को रखा कि यदि 28 जून 2018 के एनसीटीई की अधिसूचना के आधार पे जो बच्चे बीएड किए हैं वो डीएलएड कर सकते थे, बीएसटीसी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बीएड किया। इसलिए किया कि चूंकि बीएड को जब प्राथमिक में एलिजिबल माना जा रहा है तो हम बीएड करेंगे तो हमारे अवसर और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि माध्यमिक में हम एलिजिबल हैं, यानी 9 से 10 में लेके हम एलिजिबल हैं और हमें इसका भी लाभ जो है वो मिल जाएगा। तो इनको किस तरह से गलत ठहराया जाए। दूसरी चीज, आप जानते हैं कि चाहे पंजाब हो या बंगाल हो, इन दोनों जगह 65 से 70 हज़ार वैकेंसियाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो अब इनको क्या किया जाएगा। वहाँ पे जो एक रिएक्शन हम कहें कि जजेस द्वय जो हैं, दोनों जज, चाहे वो अनिरुद्ध बोस हो या फिर धुलिया जी हो, ये काफ़ी सहमत दिखे वहाँ पे। अब दूसरी चीज़ों पर बात करते हैं दोस्तों। दूसरा क्या,
चाहे मीनाक्षी अरोड़ा हो, चाहे विज्ञान शाह हो, इन लोगों ने बीटीसी का पक्ष रखा। और कपिल सिब्बल के बारे में मैंने बताया था कि इन्होंने भी कल बीटीसी का पक्ष रखा था और उन्होंने ये कहा था कि जब पर्याप्त संख्या में बीटीसी या फिर डीएलएड है तो वहाँ पे बीएड को लाने का क्या मतलब है। वही चीज़ें आज भी इसी के इर्द गिर्द घूमती रही। क्या? क्योंकि इन लोगों का सीधा सा एक इन्होंने अपना पक्ष उठाया कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की गई है आरटीई एक्ट के अंदर और वो बीटीसी के पास है। देखिए ये भी पक्ष कमज़ोर नहीं है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या करना है उसको आगे और क्या उनको डिसीजन देना है, अब तो वही डिसाइड करेंगे। तो ये पक्ष भी कमज़ोर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बीएड वालों ने जो अधिसूचना जारी की थी 18 में, उसके आधार पर बीएड किया तो उनको यदि बाहर किया जाता है, उनसे अवसर छीना जाता है तो उसमें तो इनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी जगह बीटीसी डीएलएड पर्याप्त संख्या में है तो वहाँ पे बीएड को शामिल करने का क्या औचित्य बनता है। इस स्टैंड पे चाहे मीनाक्षी अरोड़ा हो, विज्ञान शाह हो, चाहे कपिल सिब्बल जी हो, ये सारे इस संबंध में अपनी दलीलें इन्होंने रखी। अब यहाँ पे बात, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया दोस्तों, कि अब बात आके केंद्र और राज्य पे एक तरह से कहें, एक तरह से ये राजनीतिक समीकरण भी, राजनीतिक मुद्दा भी इस तरह का ये बन रहा है, लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारी ये परंपरा रही है, हमारी ये संस्कृति रही है कि न्यायपालिका का जो कार्य है उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। हमारी ये एक तरह से परंपरा रही है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे और यहाँ पे खड़े होकर राजनीति की बात करना भी शायद मैं नहीं समझता कि ये किसी भी तरह से उचित होगा। तो यहाँ आज की सुनवाई में मैंने यही कहा, मैंने कल भी आपसे कहा था कि आज जो सबसे बड़ी चीज़ है, दोनों पक्ष सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि जो भी दलीलें ये रख रहे हैं, दोनों की दलीलों में कोई कमी नहीं है, वो भी सही है। कोई भी सामान्य रूप से यही सोच सकता है क्योंकि जो आरटीई 2009 है उसकी धारा 23 के उपधारा 2 में, यदि मैं सही हूं तो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि किसी राज्य में ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या कम हो या नहीं हो, उस कंडीशन में जो है वो बीएड को या और किसी डिग्रीधारी को अलाउ किया जा सकता है, बशर्ते इनको निर्धारित जो समय सीमा है उसमें ये योग्यता जो है, मिनिमम योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। और इस मिनिमम योग्यता का मतलब ये हो गया कि जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स का प्रावधान है उसके बारे में बातचीत की गई है। तो कायदे से यदि देखा जाए तो ब्रिज कोर्स वाले मामले पे तो एनसीटीई कहीं से भी गलत नहीं दिखती है, क्योंकि जो अधिसूचना थी उसमें भी इस तरह की बातें की गई हैं कि ठीक है आपको शामिल किया जाएगा, लेकिन आपको एक टाइम पीरियड के अंदर, चाहे वो 2 साल हो सकता है, हालांकि जो एक्ट है उसमें 5 साल का समय दिया गया, तो उसमें आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके इक्विवेलेंट आना पड़ेगा। और इसी के लिए एक ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया गया वहाँ पे कि आपको नियुक्ति के बाद ये ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। अब निचोड़ पे आते हैं दोस्तों। देखिए, मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, मैंने पहले की वीडियोज़ में भी अपने कहा है, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने ऑलरेडी नौकरी प्राप्त कर ली है और वो अपनी सेवाएं जो है वो दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पंजाब और बंगाल का मामला, वहाँ पे 65 से 70 हज़ार नियुक्तियाँ हो चुकी हैं बीएड की और वो बाकायदा सर्विस में हैं। तो क्या उनको रिवर्ट करेगी कोर्ट? ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं अपना व्यक्तिगत विचार बता रहा हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो वो नहीं करेंगे। तो फिर आगे का निर्णय क्या आ सकता है, ये हमारे लिए भी एक कौतूहल का विषय है, हमारे लिए भी सस्पेंस का विषय है और आपके लिए भी ये सस्पेंस का विषय रहेगा ही रहेगा। लेकिन एक यहाँ पे हम कहें तो जो एक टाइम पीरियड है, जो एक समय सीमा दी गई है अपना लिखित बहस जमा करने की, यानी शनिवार तक या फिर सोमवार तक यदि सभी पक्ष अपनी लिखित बहस जमा कर देते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब इस मामले की सुनवाई के लिए कोई और डेट आएगी या किसी डेट पे और इसको सुना जाएगा। यदि सुना भी जाता है तो शायद उसमें यही आएगा कि आर्डर जो है वो रिजर्व कर लिया गया है और कभी भी आपको इसके रिगार्डिंग आपको फैसला सुनाया जा सकता है।
तो अभी देखने में मैं फिर से वही कहूँगा कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पे सही हैं। एनसीटी जहाँ कह रही है कि पूरी प्रक्रिया होती है, जो पूरा प्रोसीजर होता है, वो अधिसूचना उसके तहत लाई गई थी, और जो बीटीसी पक्ष है वो इस अधिसूचना को रद्द करवाने के लिए पूरी तरह से जोर अपना लगा रहा है। तो बस दोस्तों यही है। अब आगे देखने वाली बात होगी, कोई स्पष्ट डेट अभी मैं नहीं बता सकता आपको। जब लिखित बहस जमा हो जाती है, इसके बाद साइट पे एक शॉर्ट ऑर्डर भी अपलोड होता है, जो आधिकारिक साइट है सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें वो जो फैसला है उसको मैं एक बार देखूंगा, और उसको देखने के बाद यदि कुछ विशेष टीका टिप्पणी कोर्ट ने की है तो उसके बारे में भी बातचीत करेंगे और ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो अभी के लिए यही है कि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें जो है कोर्ट के अंदर रखी है। कोर्ट ने कहा है कि आप अपनी जो लिखित बहस है वो जमा कर दीजिए, और इसके बाद से एक तिथि मुकर्रर की जाएगी और उस पर आपके मामले को सुना जाएगा। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। आगे आने वाले समय में जो भी अपडेट होंगे आपको इस चैनल के माध्यम से पता चल जाएंगे। और चलते चलते हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी दोस्तों कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।